जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में पहली अपडेट में जानेंगे राहुल गांधी, सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज, कोर्ट ने भेजा नोटिस। उधर नीतीश कुमार ने जताई समय से पहले लोकसभा चुनाव की आशंका, अधिकारियों को दे दिए सख्त निर्देश। उधर पहलवानों के आरोपों के मामले में आज चार्जशीट दाखिल करेगी दिल्ली पुलिस। तो वहीं 28 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजे गए सेंथिल बालाजी, डीएमके बोली पटना वाली मीटिंग से घबरा गई भाजपा। तो वहीं देश भर में समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी, विधि आयोग ने धार्मिक संगठनों से महीने भर में मांगे सुझाव। तो उधर उद्धव गुट का बड़ा हमला, बोले शिंदे दिल्ली के गुलाम, मोदी शाह के डर से नहीं लगाई बाल ठाकरे की तस्वीर। तो उधर पंचायत चुनाव को लेकर बंगाल में जमकर बवाल, पुलिस ने जमकर किया लाठीचार्ज। और भी बड़ी खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले यदि आप भी मानते हैं कि देश की जनता बदलाव चाहती है तो इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय हिंद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार और कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के खिलाफ मानहानि का केस किया है। बीजेपी ने बेंगलुरु की अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत में मानहानि का मामला दर्ज कराया। स्पेशल कोर्ट ने इस संबंध में सभी प्रतिवादियों को समन जारी कर दिया है। पूर्व एवं मौजूदा सांसदों और विधायकों से जुड़े मामले की सुनवाई करने वाली इस कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 27 जुलाई की तारीख निर्धारित की है। बीजेपी के राज्य सचिव एस केशव प्रसाद ने विज्ञापनों में झूठे दावे कर पार्टी की छवि बिगाड़ने का आरोप लगाने वाली ये निजी शिकायत 9 मई को दायर की थी। शिकायत के मुताबिक केपीसीसी यानी कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले 5 मई को प्रमुख अखबारों में प्रकाशित विज्ञापन में यह दावा किया था कि राज्य की तत्कालीन बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त थी और उसने पिछले 4 वर्षों में 1.5 लाख करोड़ रुपए लूटे हैं। शिकायत के अनुसार विज्ञापन में कांग्रेस पार्टी की ओर से किए गए दावे पूरे तरीके से बेबुनियाद, पूर्वाग्रह से ग्रसित और मानहानिकारक थे। कोर्ट के आदेश के बाद बीजेपी ने ट्वीट कर कहा कि झूठ बोलकर और झूठा विज्ञापन देकर लोगों को गुमराह करना आसान है। बीजेपी ने अदालत के फैसले की सराहना की। पार्टी ने कहा कि अब इस मामले में कोर्ट उचित फैसला देगा। गौरतलब है कि चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर बार-बार 40% कमीशन लेने और भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया था। अब इसी मामले में बीजेपी की शिकायत पर राहुल गांधी, सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के खिलाफ कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जताई समय से पहले लोकसभा चुनाव की आशंका, अधिकारियों को दे दिए सख्त निर्देश। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में करीब 1 साल का वक्त बचा है, लेकिन हो सकता है कि ये समय से पहले ही हो जाएं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस तरीके की आशंका जताई है। नीतीश कुमार ने अधिकारियों से काम को जल्द ही निपटाने के लिए कहा है। नीतीश कुमार ने कहा कि आप लोग तो कह रहे हैं कि काम को जनवरी 2024 तक पूरा कर लेंगे, लेकिन हम तो आपसे आग्रह करते हैं कि और जल्दी कीजिए। जितना जल्दी होगा उतना ही ठीक होगा, क्योंकि कब चुनाव हो जाएं ये कोई नहीं जानता। उन्होंने कहा कि कोई जरूरी नहीं कि अगले ही साल चुनाव हो, चुनाव कब हो जाएं किसी को कुछ पता नहीं, इसीलिए तेजी से काम कीजिए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आशंका जताई है कि लोकसभा के चुनाव जल्द ही होंगे। अगली बड़ी खबर, पहलवानों के आरोपों के मामले में आज चार्जशीट दाखिल करेगी दिल्ली पुलिस। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि डब्ल्यूएफआई के निवर्तमान अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले में दिल्ली पुलिस आज चार्जशीट फाइल कर सकती है। इसी बीच ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि चार्जशीट फाइल हो जाने दीजिए, मुझे मामले पर कुछ भी नहीं कहना क्योंकि कोर्ट में केस चल रहा है, मुझे फैसले का इंतजार है। दरअसल हाल ही में केंद्र खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ प्रदर्शनकारी पहलवान साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया ने बैठक की थी। इसके बाद अनुराग ठाकुर ने बताया था कि दिल्ली पुलिस से केस पर 15 जून तक चार्जशीट दायर करने को कहा गया है। इस मीटिंग में डब्ल्यूएफआई चुनाव की बात भी कही गई थी, जो कि 6 जुलाई को होंगे। इसी दिन इसका परिणाम भी आएगा। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पहलवान बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक के साथ 7 जून को बैठक की थी। वहीं पहलवान साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया ने बताया था कि हमने 15 जून तक अपना आंदोलन स्थगित कर दिया है। पहलवान लगातार सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। सोनीपत में हुई महापंचायत में भी प्रदर्शनकारी पहलवान साक्षी मलिक ने कहा था कि उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि यदि 15 जून तक ब्रजभूषण को गिरफ्तार नहीं किया गया तो सभी पहलवान एक बार फिर से जंतर मंतर पर प्रदर्शन शुरू कर देंगे। अगली बड़ी खबर, 28 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजे गए सेंथिल बालाजी, डीएमके बोली पटना वाली मीटिंग से घबरा गई भाजपा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी को 28 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत बुधवार को गिरफ्तार बालाजी को लेकर
लेकर स्थानीय अदालत ने फैसला सुनाया। सेशन कोर्ट के चीफ जस्टिस एस अली ने उस सरकारी अस्पताल का दौरा किया जहां बालाजी को सुबह आदेश जारी होने से पहले भर्ती कराया गया था। सेंथिल तमिलनाडु में मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन नीति सरकार में केंद्र एजेंसी की इस तरीके की कार्रवाई का सामना करने वाले पहले मंत्री हैं। अधिकारियों ने बताया कि काफी देर तक पूछताछ करने के बाद बालाजी को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले असहज महसूस करने के बाद बालाजी को बुधवार सुबह शहर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि तब भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने उनसे अस्पताल में जाकर मुलाकात की। इससे पहले उन्होंने बालाजी के खिलाफ ईडी द्वारा की गई छापेमारी को डराने और धमकाने की राजनीति करार दिया। तो वहीं तमिलनाडु के मंत्री मा सुब्रमण्यम ने भी इससे लेकर केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी लोकतंत्र की हत्या है। सुब्रमण्यम ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले डीएमके को निशाना बनाया गया है। गिरफ्तारी में किसी भी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। भाजपा एक नकली कहानी बनाने की कोशिश कर रही है कि डीएमके एक भ्रष्ट पार्टी है। वे ईडी जैसी संस्थाओं की मदद से ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पटना में संयुक्त विपक्षी दल की बैठक हो रही है, इसीलिए भाजपा घबराहट में ऐसे कदम उठा रही है। अगली बड़ी खबर, देश भर में समान नागरिक संहिता को लागू करने की तैयारियां तेज। विधि आयोग ने धार्मिक संगठनों से महीने भर में मांगे विचार। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि देश के विधि आयोग ने बुधवार को एक बड़े घटनाक्रम में समान नागरिक संहिता के बारे में आम लोगों और मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों सहित विभिन्न हितधारकों के विचार आमंत्रित किए हैं। विधि आयोग ने 14 जून को जारी एक सार्वजनिक नोटिस में 1 महीने के भीतर राय मांगी है, जो वे ईमेल या एक लिंक के जरिए ऑनलाइन भेज सकते हैं। इस नोटिस को बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि सूत्रों का कहना है कि कॉमन सिविल कोड 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी सरकार का एक प्रमुख एजेंडा है और दूसरे कार्यकाल में उठाए गए 2 प्रमुख कदमों जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 की धाराओं को हटाना और अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के साथ ये तीसरे बड़े कदम के रूप में शामिल हो सकता है। समान नागरिक संहिता में लोगों के निजी मामलों जैसे विवाह, तलाक, गोद लेना, उत्तराधिकारी जैसे मुद्दों के लिए एक समान कानून को संदर्भित करता है, यानी देश में हर किसी के लिए एक जैसे कानून हो जाएंगे। वर्तमान में अलग अलग धर्मों के अनुयायियों के लिए इन मामलों में कई अलग तरीके के कानून लागू होते हैं। इन्हीं व्यक्तिगत कानूनों को खत्म करने के मकसद से यूसीसी की परिकल्पना की गई है। यदि ये लागू हो जाता है तो पूरे देश भर में सभी के लिए एक जैसे नियम कानून हो जाएंगे। बता दें कि कई बीजेपी शासित राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने की संभावना का अध्ययन करने के लिए पहले ही अपने स्वयं के आयोगों का गठन किया जा चुका है। भारतीय जनता पार्टी भी हाल ही के विधानसभा चुनावों के दौरान यूसीसी को लागू करने का वादा करती रही है। आपको बता दें कि अब ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही समान नागरिक संहिता को लागू कर दिया जाएगा। और बड़ी खबर, उद्धव गुट ने मुख्यमंत्री शिंदे, अमित शाह और पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला। कहा शिंदे दिल्ली के गुलाम, मोदी और शाह के डर से नहीं लगाई बाल ठाकरे की तस्वीर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में गठबंधन सरकार की लोकप्रियता के विज्ञापन को लेकर भाजपा और एकनाथ शिंदे गुट के बीच तनाव देखने को मिला है। अब इस मसले में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट की भी एंट्री हो गई है। इस विज्ञापन में शिवसेना के संस्थापक रहे बाल ठाकरे की तस्वीर न होने पर उद्धव गुट ने एकनाथ शिंदे को दिल्ली का गुलाम बता दिया। शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के मुखपत्र सामना में कहा गया कि एकनाथ शिंदे ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह के डर से बाल ठाकरे की तस्वीर नहीं लगाई। दावा किया गया है कि वो दिल्ली के गुलाम हैं और डर के मारे शिवसेना के संस्थापक को ही भूल गए। दरअसल महाराष्ट्र के प्रमुख अखबारों में मंगलवार को एक विज्ञापन छपा था। इस एड में एक सर्वे का हवाला दिया गया है जिसमें लोकप्रियता के मामले में एकनाथ शिंदे को उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से आगे दिखाया गया है। इस विज्ञापन के चलते भाजपा और एकनाथ शिंदे गुट के बीच खींचतान पैदा हो गई थी। इस पर एकनाथ शिंदे गुट ने सफाई भी दी है और हम साथ साथ हैं की बात कहकर विवाद को खत्म करने की कोशिश की है। विज्ञापन में देवेंद्र फडणवीस की भी तस्वीर नहीं थी, जबकि इसकी टैगलाइन थी देश में मोदी और महाराष्ट्र में शिंदे। अब उद्धव गुट वाली शिवसेना ने मुखपत्र के संपादकीय में कहा कि देवेंद्र फडणवीस को झटका देने वाले बाल ठाकरे को नजरअंदाज करने के पीछे क्या मंशा थी। विज्ञापन कोई मुद्दा नहीं बल्कि तथ्य यह है कि जो असली शिवसेना होने का दावा करते हैं उन्होंने अपने गुट को मोदी के चरणों में रख दिया है। इसमें कहा गया है कि विज्ञापन बताता है कि बाल ठाकरे कुछ नहीं और मोदी सब कुछ हैं। आपको बता दें कि संपादकीय में आरोप लगाया गया कि शिंदे गुट दिल्ली के शासकों का गुलाम बन गया है। ये इतना नीचे गिर गया है कि मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के डर से बाल ठाकरे की तस्वीर हटा दी गई। ऐसे डरपोक लोग खुद को शिवसेना और बाल ठाकरे की विरासत का उत्तराधिकारी कैसे कह सकते हैं।
और ये बड़ी खबर, बीजेपी को हराने के लिए पटना में हो रहा विपक्षी दलों का जुटाना, लेकिन 5 पार्टियों ने बना ली दूरी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि आज से ठीक 8 दिन के बाद यानी 23 जून को पटना में विपक्ष का एक बड़ा कुनबा जुटेगा। लगभग सभी बड़े विपक्षी दलों के नेता इस बैठक में शिरकत करेंगे। इस बैठक के जरिए देश को एक बड़ा सियासी संदेश देने की तैयारी है। संभव है कि यहीं से इस बात का भी आधिकारिक ऐलान हो जाए कि भाजपा के खिलाफ अगला लोकसभा चुनाव विपक्षी दल एकजुट होकर लड़ेंगे। आपको बता दें कि कौन कहां से कितनी सीटों पर लड़ेगा, पूरे विपक्ष की अगुवाई कौन करेगा, क्या चुनाव से पहले ही प्रधानमंत्री पद का चेहरा भी घोषित हो जाएगा, अगर हां तो कौन विपक्ष के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होगा। इस तरीके के सवालों पर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है। चर्चा इस बात की भी होगी कि क्या विपक्ष में बैठे कुछ ऐसे भी दल हैं जो इस गठबंधन में शामिल नहीं होंगे और लोकसभा चुनाव में ये दल गठबंधन को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। विपक्ष अभी उन मुद्दों की तलाश कर रहा है जिनके सहारे सभी के बीच सहमति बन सके। अभी तक कुछ मुद्दे ऐसे सामने आए हैं जिनको लेकर लगभग सभी दल एक साथ हैं। इनमें विपक्षी दलों पर जांच एजेंसियों की कार्रवाई से लेकर सरकार पर सांप्रदायिक होने तक के आरोपों पर इन दलों में एका होता दिख रहा है। विपक्षी दल जातिगत आरक्षण को बढ़ाने, जातिगत जनगणना कराने जैसे मुद्दे पर भी एकजुट होते दिख रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि भाजपा की सरकार क्षेत्रीय और विपक्ष के अन्य राजनीतिक पार्टियों को खत्म करने की कोशिश कर रही है। इसे भी विपक्ष एकजुट होने के लिए बड़ा मुद्दा बना सकता है। आपको बता दें कि अब तक की चर्चा में कहा जा रहा है कि चुनाव के वक्त जिस पार्टी का जिस भी राज्य या क्षेत्र में ज्यादा दबदबा होगा वहां उसे लीड करने दिया जाएगा। मसलन बिहार में आरजेडी और जदयू का प्रभाव है। ऐसे में यहां की ज्यादातर सीटों पर इन्हीं 2 पार्टियों के उम्मीदवार उतारे जाएं। इसके अलावा अन्य पार्टी जिसका कुछ जनाधार हो उन्हें भी कुछ सीटों पर मौका दिया जाए। इसी तरह यूपी में समाजवादी पार्टी को ज्यादा सीटें दी जा सकती हैं। राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में कांग्रेस पार्टी लीड कर सकती है। जहां पर विवाद की स्थिति बने वहां पर आपस में बैठकर मसला हल किया जा सकता है। कहा जा रहा है कि इस फॉर्मूले के दम पर विपक्ष 543 लोकसभा सीटों में से करीब 450 सीटों पर सीधे मुकाबले की तैयारी कर रहा है। आपको बता दें कि इस बैठक में कांग्रेस पार्टी, जेडीयू, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, सभी वाम दल, शिवसेना, उद्धव ठाकरे, एनसीपी, टीएमसी, झामुमो, आम आदमी पार्टी, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंडियन नेशनल लोकदल, आरएलडी, डीएमके जैसे दलों के नेता 23 जून को पटना में होने वाली बैठक में शामिल हो रहे हैं। ये दल शुरुआती गठबंधन का हिस्सा हो सकते हैं। कई ऐसे भी दल हैं जिन्होंने 23 जून को होने वाली बैठक से किनारा कर लिया है। इसमें सबसे बड़ा नाम तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर का है। केसीआर की पार्टी बीआरएस ने इस बैठक में शामिल नहीं होने का फैसला लिया है। अभी बीआरएस तेलंगाना की सत्ता में है और कांग्रेस यहां पर विपक्ष में है। दोनों के बीच में सीधी टक्कर होती है। वहीं उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी भी विपक्ष की इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। इसके अलावा यूपी में सुभाषपा, बिहार में हम जैसे छोटे दल भी जो विपक्षी एकता से अलग राह पकड़ सकते हैं। आपको बता दें कि वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद कुमार ने कहा कि अगर विपक्ष के सभी दल साथ नहीं होते हैं तो इसका सीधा असर विपक्ष के गठबंधन और फिर सीटों पर पड़ेगा। विपक्ष के बिखराव का फायदा भाजपा को मिल सकता है। मसलन यूपी में ऐसा नहीं है कि बसपा का वोट पूरे तरीके से खत्म हो गया है। बसपा के पास अभी भी बड़ी संख्या में कैडर वोट हैं। अगर यूपी में बसपा अलग चुनाव लड़ती है तो कई सीटों पर वो विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार को नुकसान पहुंचाएगी। ऐसी स्थिति में भाजपा को ही फायदा मिलेगा। इसी तरह तेलंगाना, बिहार, उड़ीसा जैसे राज्यों में भी विपक्ष के इस गठबंधन को नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपको बता दें कि फिलहाल सभी विपक्षी दल 23 जून को पटना की बैठक में शामिल हो रहे हैं, जिसमें बीजेपी को हराने की पूरी तैयारी की जाएगी। और बड़ी खबर, मोदी सरकार के अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने की तैयारी में केजरीवाल। अब सीपीआई नेता डी राजा से की मुलाकात। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट करने में जुटे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को केजरीवाल ने सीपीआई के दफ्तर पहुंचकर सीपीआई नेता डी राजा से समर्थन मांगा। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और राघव चड्ढा भी उनके साथ मौजूद रहे। आपको बता दें कि 23 जून को विपक्षी दलों की एक बैठक पटना में होने जा रही है। बैठक में केंद्र सरकार का अध्यादेश भी एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है। तमिलनाडु के मंत्री के खिलाफ कार्रवाई पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी को अगर लगता है कि तमिलनाडु में डर फैलाकर मंत्रियों को गिरफ्तार करके उनकी सीटें आ जाएंगी तो वे गलत हैं। अब सीबीआई ईडी की रेड होती है तो लगने लगता है कि उस आदमी ने कुछ ठीक ही किया होगा। केजरीवाल ने कहा कि सीबीआई और ईडी का नाम बदलकर अब बीजेपी सेना रख लेना चाहिए। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के
के अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल विपक्षी दलों को एकजुट करने में जुटे हैं। इसके लिए केजरीवाल कई विपक्षी पार्टी के दिग्गज नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी एकता को मजबूत कर पाएंगे? क्या केजरीवाल विपक्षी नेताओं को एक मंच पर लाने में कामयाब हो पाएंगे? अगर केजरीवाल का यह तीर निशाने पर लग गया तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए यह अध्यादेश बड़ा सिरदर्द बन जाएगा। वैसे भी कर्नाटक में बीजेपी की हार ने विपक्षी दलों में जान फूंक दी है। इसकी एक झलक सिद्धारमैया के शपथ ग्रहण समारोह में भी देखने को मिली। सारे विपक्षी दल एकजुट होकर उस मंच पर खड़े दिखाई दिए। अब ऐसा ही विपक्ष का जुटाना पटना में होने जा रहा है। आपको बता दें कि पटना में 23 जून को बड़ा विपक्षी दलों का जुटान होगा, जिससे भाजपा की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ने वाली हैं। अगली बड़ी खबर, बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन पर फैसला करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। सिरसा की रैली से तय होगा भविष्य का संकेत। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी गठबंधन के बीच चल रही तनातनी पर विराम लग जाएगा या फिर दोनों पार्टियों के रास्ते अलग अलग हो जाएंगे, इसका फैसला अब जल्द ही होने वाला है। हरियाणा बीजेपी प्रभारी विप्लव देव निर्दलीय विधायकों से भी मुलाकात कर रहे हैं। पृथला के निर्दलीय विधायक नैनपाल रावत ने भी विप्लव देव से मुलाकात की है। लगातार निर्दलियों के मिल रहे साथ से अब क्या बीजेपी जेजेपी से अपना नाता तोड़ लेगी? इसको लेकर अब गृह मंत्री अमित शाह की सिरसा रैली में ही फैसला होगा। अमित शाह की रैली पर बीजेपी से ज्यादा जेजेपी की नजरें टिकी हैं। आपको बता दें कि फिलहाल बीजेपी के पास में हरियाणा में 41 विधायक हैं। अगर वो जेजेपी से अलग होती है तो उन्हें सरकार में रहने के लिए 5 और विधायकों की जरूरत है, जबकि 5 निर्दलीय विधायकों समेत हलोपा प्रमुख विधायक गोपाल कांडा भी बीजेपी को समर्थन देने की इच्छा जता चुके हैं। ऐसे में बीजेपी इस असमंजस में है कि क्या निर्दलीय विधायक सरकार में साथ अच्छे से निभा पाएंगे। वहीं अगर बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूटता है तो इसका असर हरियाणा के अलावा दूसरे राज्यों पर भी दिखाई देगा। ऐसे में अब माना जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने ही बीजेपी और जेजेपी की गठबंधन की नींव रखी थी। अब वो ही गठबंधन को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। आपको बता दें कि फिलहाल इसको लेकर फैसला अब गृह मंत्री अमित शाह की सिरसा रैली में होगा। अगली बड़ी खबर, पंचायत चुनाव को लेकर बंगाल में जमकर बवाला, पुलिस ने जमकर किया लाठीचार्ज। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को पंचायत चुनाव होने हैं। इसके सिलसिले में नामांकन दाखिल करने को लेकर विभिन्न जगहों पर हिंसा हो रही है। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी दलों के कार्यकर्ता बुधवार को आपस में भिड़ गए। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने बल का प्रयोग किया और लाठीचार्ज कर दिया। राज्य के दक्षिण 24 परगना और बाकुंडा जिलों में नामांकन दाखिल करने को लेकर लगातार 5वें दिन भी जारी रही। आपको बता दें कि पुलिस के अनुसार दोनों पक्षों के कई कार्यकर्ता भी घायल हो गए। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। ऐसी ही ताजा खबरों को रोजाना जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।